Hello everyone, welcome back. I hope you all are healthy and safe. Thank you for appreciating my previous video. Your appreciations are motivating me for making further videos. So my dear students, these videos are for you. I hope you all are revising your syllabus which I have already done in the classroom. Please go through these videos for syllabus completion. आप अपने doubts मुझे comment box में ping कर दीजिए. In the next video, I'll revert you. So let's start now. In the previous video, we have started a chapter winding up of companies. Today I am going to wind up that chapter. Okay, let's clear me the doubts raised by Vanshika. You asked me कि मैम अगर 9 में से 9 स्टीमर्स खराब होते तो भी क्या कोड कंपनी को बंद कर देता या चलने देता? ओके, लेट मी क्लियर दिस डाउट वंशिका. लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम के केस में क्या होता है कि या तो कंपनी का ऑब्जेक्ट फेल हो जाता है या फिर वो सब्सटैंशियली इम्पॉसिबल हो जाता है उसको कैरी आउट करना. तो अगर स्टीमर्स 9 स्टीमर्स भी खराब होते तब भी स्टीमर्स कैन बी रिप्लेस्ड, यानी कि ना तो ऑब्जेक्ट फेल हुआ है और ना ही सब्सटेंशियली इम्पॉसिबल हुआ है. तो इस केस में कोर्ट कंपनी को जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स पर वाइंड अप नहीं करता. सेकेंड डाउट वॉज रेज बाय आर्यन. आर्यन, यू आस्क्ड मी कि शेयर होल्डर्स अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं मीटिंग के अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज करने के लिए एओए में, तो देन ऑल्सो देयर कैन बी वाइंडिंग अप ऑन ग्राउंड्स ऑफ जस्ट एन इक्विटेबल. सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग. पहले तो ये जस्ट एन इक्विटेबल के केसेस पे वाइंड अप नहीं होगा, और दूसरी चीज एओए में ऑब्जेक्ट क्लोज मेंशन नहीं होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज एमओए में मेंशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और उसका ऑल्ट्रेशन भी वहीं होता है. नाउ लेट मी क्लियर यू द डिफरेंस बिटवीन द टू. लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम में ऑब्जेक्ट क्लोज या तो फेल हो जाता है या फिर वो सब्सटैंशियली इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन जब आप उसको ऑल्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लोज इज स्टिल एग्जिस्टिंग. ठीक है, सो बी स्पेसिफिक अबाउट दीज थिंग्स. ओके, थैंक यू. At the end of the video, we will do a quick revision of the chapter. Okay, so let's start now with the remaining topics. So let's get started. This is the blueprint of our chapter, winding up of companies. We have already done the meaning of winding up. The second one, dissolution, we have already discussed. After that, we have done difference between winding up and dissolution, and we have already done types of winding up. कंपल्सरी वाइंडिंग अप हमने कर लिया है. कंपल्सरी वाइंडिंग अप में यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर 7 केसेस जहाँ पर वाइंडिंग अप कंपल्सरी होता है. ओके, इन 7 में से एक था हमारा जस्ट एंड इक्विटेबल वाला. वो मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जस्ट एंड इक्विटेबल के अंदर खुद 6 पॉइंट्स थे. ओके, सो पॉइंट्स याद रखिएगा. और ये 6 पॉइंट्स याद रखने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट स्टोरी भी सुनाई थी. एल ललिता लेखा, दे 2 वर फ्रेंड्स, उड़ीसा, दिल्ली एंड बेस्ट फ्रेंड. आई होप आपको याद हो. ओके, आज हम डिस्कस करेंगे वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, who may petition to the tribunal, and consequences of winding up. These 3 left topics we are going to cover today. Okay, so first of all we are going to start with the who may petition to the tribunal. कि ट्रिब्यूनल को पिटिशन कौन फाइल कर सकता है. इसको याद रखने के लिए एक कोड याद रखिएगा, 3CR. ओके, 3CR. The first C stands for company. Okay, next C stands for creditor. Okay, and the third one stands for contributory. Okay, and the fourth one stands for registrar. यानी कि these 4 people can make petition to the, ये चारों लोग ट्रिब्यूनल को पिटिशन फाइल कर सकते हैं कंपनी को वाइंड अप करने के लिए. ओके, लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन. सो 3CR. ओके, फर्स्ट वन इज कंपनी. इसको पहले डिस्कस करते हैं कि कंपनी ट्रिब्यूनल को पिटिशन फाइल करती है अपने वाइंडिंग अप के लिए. जो इसके मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो रिजोल्व होना चाहते हैं एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके. स्पेशल रेजोल्यूशन वो किस केस में पास करते हैं, जब कंपनी इनसॉल्वेंट हो जाती है और कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर सकती है. इस केस में ये याद रखिएगा कि पिटिशन कौन फाइल करेगा. पिटिशन विल बी फाइल्ड बाय MD. MD इज मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर बाकी डायरेक्टर्स भी फाइल कर सकते हैं. और ये ध्यान रखिएगा कि पिटिशन क्या होगा, कंपनी के बिहाफ पर फाइल करी जाएगी, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, और प्रॉपर अथॉरिटी के साथ. और वो प्रॉपर अथॉरिटी जनरल मीटिंग में दी जाएगी किसको, डायरेक्टर्स को. ओके, दिस वाज द फर्स्ट वन कि कंपनी वाला पॉइंट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन इज क्रेडिटर्स. ये पॉइंट हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि कोई ऐसा क्रेडिटर जिसने कंपनी को
1 लाख रुपए से ज़्यादा का डेट दिया है, उसने कंपनी से अपना पैसा वापस डिमांड करा है और उसको डिमांड करे हुए कितना टाइम हो गया है, 3 वीक्स। अब उसको ट्रिब्यूनल ने एक डेक्रे इशू कर दिया है। डेक्रे इज व्हाट, ऑफिशियल ऑर्डर। वो ऑफिशियल ऑर्डर किसके फेवर में होगा, क्रेडिटर के फेवर में, और किसके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट। यहाँ पे डेक्रे के अंदर लिखा होगा कि कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक द डेट गुड, क्रेडिटर का पैसा वापस दो। अगर उसके बाद भी कंपनी क्रेडिटर का पैसा वापस नहीं देती है, यानी कि क्रेडिटर को सेटिस्फाई नहीं करती है, होल या फिर पार्टली भी, यानी कि होली और पार्टली अगर कंपनी क्रेडिटर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, तो क्रेडिटर जो है एक पिटिशन फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल को। ओके, अब इसके बाद एक बात का ध्यान रखिएगा कि लॉ की नज़रों में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पिटिशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, यहाँ पर बस एक एडवांटेज क्या रहेगी कि जो सिक्योर्ड कंपनी के पास एडवांटेज रहेगी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर पिटिशन करते हैं तो ट्रिब्यूनल ये चेक करेगा कि कंपनी के पास सफिशिएंट सिक्योरिटी है या नहीं, जिसके थ्रू वो इन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा वापस कर सकता है। अगर कंपनी के पास सिक्योरिटीज है पूरी, तो ट्रिब्यूनल इस पिटिशन को रिफ्यूज कर सकता है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इन दिस इज पिटिशन मेड बाय द contingent and prospective creditors. Contingent and prospective creditors, they can also make petition to the tribunal, but यहाँ पे ट्रिब्यूनल परमिशन कब देगा, दो चीज़ों से सेटिस्फाई होने के बाद। पहली चीज़ क्या रहेगी, प्राइमा फेसी, कि जब ये साफ दिख रहा है कि कंपनी को बंद करना क्या हो गया है, ज़रूरी हो गया है, तो दिस इज प्राइमा फेसी। ओके, द सेकेंड वन इज जो क्रेडिटर का पिटिशन फाइल कर रहा है वो ट्रिब्यूनल को सिक्योरिटी के लिए कोस्ट भी देगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर कोस्ट, कि वो ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप की प्रोसेस कंप्लीट कर सके। ओके, तो यहाँ पे वाइंडिंग अप किसके थ्रू होगा, क्रेडिटर के थ्रू। एंड द लास्ट पॉइंट इन इट कि ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करने से पहले क्रेडिटर की पिटिशन पे बाकी क्रेडिटर्स का कंसेंट भी लेता है। अगर बाकी क्रेडिटर्स ओपोज कर देते हैं पिटिशन को, तो ट्रिब्यूनल रिफ्यूज कर सकता है उस पिटिशन को। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन इज कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूटरीज में क्या होता है, जो कंपनी के एसेट्स में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन लोग, जो कंपनी के एसेट्स में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, कब, वाइंडिंग अप के टाइम पर। ओके, यानी कि एक कॉन्ट्रीब्यूटरी को अलाउड है, बट इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात, कॉन्ट्रीब्यूटरी है कौन, जिसके पास कंपनी के क्या है, शेयर्स है। अब एक बात समझिए कि अगर मैंने किसी कंपनी के 100 रुपये के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो जब वाइंडिंग अप होगा, अगर 100 कंपनी के पास सरप्लस बचता है, तो इस सरप्लस में मेरा राइट होगा, और कंपनी के पास सरप्लस नहीं बचता तो उस लॉस के अंदर भी मेरा राइट होगा, यानी कि मुझे बेनिफिट भी मिल सकता है और मेरा लॉस भी हो सकता है। तो एक तरह से मैं कौन हूँ, कॉन्ट्रीब्यूटरी। ओके, अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक कॉन्ट्रीब्यूटरी भी पिटिशन फाइल कर सकता है, और कॉन्ट्रीब्यूटरी जब पिटिशन फाइल करेगा तो वो उसके पास जो शेयर्स होने चाहिए वो फुली पेड अप होने चाहिए, जिसके कॉल इन एरियर है या फिर जो शेयर होल्डर ने पूरा पैसा अभी तक पे नहीं करा है, उसे अलाउड नहीं होता है पिटिशन फाइल करना। ओके, नाउ द थिंग इज, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो शेयर होल्डर पिटिशन फाइल कर रहा है, वो उसके पास जो शेयर्स है वो उसके नाम पर होने चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए ड्यूरिंग द 18 मंथ्स ऑफ वाइंडिंग अप। यानी कि ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको यहाँ पे क्लियर वे में समझते हैं। सपोज करिए 15 अप्रैल को एक वाइंडिंग अप का पिटिशन फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के 18 महीने जो बैठेंगे, इस 18 महीने के अंदर कम से कम 6 महीने के लिए वो शेयर्स मेरे नाम पर होने चाहिए। दैट मीन्स आई हैव टू बी ओरिजिनल अलॉटी ऑफ दोज शेयर्स, तभी मैं पिटिशन फाइल कर सकती हूँ एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, रजिस्ट्रार पिटिशन फाइल कर सकता है जब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंक्शन मिल जाता है पिटिशन फाइल करने के लिए। अब वो ट्रिब्यूनल को पिटिशन फाइल किन किन रीजन से कर सकता है, सी, कंपनी अनेबल टू पे डेट्स, कंपनी अपने डेट्स पूरे पे नहीं कर पा रही है, या फिर कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फिर एनुअल रिटर्न्स को फाइल करने में कोई डिफॉल्ट किया हो, या फिर कंपनी ने इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवर्जिनिटी के अगेंस्ट एक्ट किया हो, या फिर कंपनी ने अपने अफेयर्स को फ्रॉडुलेंटली या फिर इल मैनर तरीके से कंडक्ट किया हो।
तो रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी के अगेंस्ट पिटिशन फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल को वाइंडिंग अप के लिए. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप. एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कॉन्सिक्वेंसेज है वाइंडिंग अप के लिए, ये हम कंपल्सरी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं. अभी हमने वॉलेंट्री को स्टार्ट नहीं किया है, तो ये वाला जो आपका टॉपिक है ये रिलेटेड टू कंपल्सरी वाइंडिंग अप है. ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप के लिए. ऑफिशियल लिक्विडेटर और अ लिक्विडेटर विल बी अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल फ्रॉम द पैनल मेंटेन बाय द सीजी. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर्स का या फिर लिक्विडेटर का एक पैनल बना के रखते हैं. तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, किसी सीएल को अपॉइंट करेगा जो कंपनी के वाइंडिंग अप की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा. उसके बाद जो ऑर्डर रहेगा वाइंडिंग अप का वो क्रेडिटर्स के फेवर में रहेगा, अगर क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज के फेवर में रहेगा अगर पिटीशन किसने फाइल करी है, क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने मिलके फाइल करी है. फिर आता है जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर है वो नोटिस माना जाएगा, जहां पर क्या है ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे, यानी कि नाउ अब उनकी ड्यूटीज खत्म. हाँ, बट ये उस केस में नहीं होगा जहां पर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है. अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो दे विल बी अलाउड टू continue as their designated positions. Okay, now the fourth one is जो पार्ट्स होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो टर्मिनेट हो जाएगी और वो पार्ट्स अब किसको मिल जाएगी, ऑफिशियल लिक्विडेटर को. ओके, एंड द लास्ट वन इज कंपनी के अगेंस्ट कोई भी सूट, केस, कुछ भी लीगल प्रोसीडिंग्स कमेंस नहीं करी जाएगी, और अगर पहले से है तो वो प्रोसीड नहीं करी जाएगी एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ ट्रिब्यूनल एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस इम्पोज बाय ट्रिब्यूनल. यानी कि अगर ट्रिब्यूनल अलाउ करता है या फिर ट्रिब्यूनल कुछ कंडीशंस इम्पोज करता है उनको नज़र रखते हुए ही उन प्रोसीडिंग उस केस को, उन प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाएगा. तो ये हमने पढ़ लिए कॉन्सिक्वेंसेज. ये वाला हमारा टॉपिक था कंपल्सरी वाइंडिंग अप से जुड़ा हुआ कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप के कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेंगे. नाउ वी हैव लेफ्ट विद ओनली वन थिंग, दैट इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप.